नमस्कार मित्रों। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, और हम लोग लगातार भूगोल देख रहे हैं। ज्योग्राफी यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल की, और यूनिट 1 में पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज दूसरा टॉपिक, चट्टान। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कौन से सवाल पीसीएस और आईएएस के एग्जाम्स में और अन्य एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस क्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए, बोला गया है, अब चट्टान का मतलब क्या है। जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ये, अब ऊपरी सतह पर जो भी ये तत्व पाए जाते हैं, धरातल से लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपटी इन्हीं पदार्थों से बनी है। तो ये जो भी इसमें तत्व पाए जाते हैं या खनिज पाए जाते हैं, ये सब क्या है, चट्टान है। बात क्लियर। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं आगे, तो आज चट्टान क्या है, 3 प्रकार की है। एक चट्टान होती है आग्नेय, एक चट्टान होती है रूपांतरित, और एक चट्टान होती है अवसादी। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और रूपांतरित चट्टान को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो पृथ्वी की जो ठोस बाहरी पटल है और जिन पदार्थों से बना, उनमें से कुछ को हम लोग खानों, सुरंगों, धरातल पर कई कटाई छटाई में देख पाते हैं। भूप्रपटी का यह ऊपरी भाग जो स्थल मंडल का अंग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है और इसी में अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, चट्टान व खनिज। इसमें एक मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि लगभग 2000 प्लस खनिज हैं। इस समय 12 इम्पोर्टेंट हैं, और इन खनिजों का निर्माण 8 तत्वों से होता है। क्योंकि खनिज एक से अधिक तत्व से मिलकर बनता है, तो 8 तत्व महत्वपूर्ण है। तो इनका निर्माण 8 तत्वों से होता है। इन 8 तत्वों में है, जैसे आपका सिलिका हो गया, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, इस प्रकार के यौगिक हैं, 8 प्रमुख यौगिक हैं जिनसे आपकी मैक्सिमम चट्टानें बनी होती हैं। और 12 जो खनिज हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और मैक्सिमम जो आपके खनिज पाए जाते हैं वो सिलिकेट हैं। ये भी एग्जाम का आपके सवाल है। अब मैं आपको, अगर आप देखेंगे स्लाइड में, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों को विभिन्न खनिजों से चट्टानों का निर्माण होता है। प्रत्येक खनिज में 2 या उससे अधिक साधारण रासायनिक तत्व होते हैं जिनसे पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो खनिज क्या है, खनिज में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्व होते हैं। यानी खनिज 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों का क्या है, मिश्रण है। लगभग 2000 विभिन्न खनिजों में से केवल 12 ही सामान्य खनिज। तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, कितने सामान्य खनिज हैं, 12, और इन 12 खनिजों को ही चट्टान बनाने वाला खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया, पूछा गया सवाल है, तो इसको आप याद कर लें। तथा अन्य असामान्य खनिज भी उद्योग व आधुनिक जीवन के अन्य कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। खनिज तो सारे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में एक खनिज का कॉन्सेप्ट और आएगा, रेयर अर्थ मेटल्स, जिसमें चीन में बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, भारत में भी उतना उत्पादन रेयर अर्थ मेटल्स का नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कौन सा सवाल हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये सवाल हो रहा है कि 12 जो खनिज है ये इम्पोर्टेंट है, और ये खनिज किससे मिले हुए हैं, 8 मुख्य तत्वों से मिले हुए हैं। इसमें कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और सोडियम हो गया। ये 8 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इन 8 मुख्य तत्वों से अधिकांश खनिज बने हैं,
और ये 8 तत्व हैं प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में क्या है मिलते हैं। तो 8 तत्व आपको याद रहना चाहिए, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। ये 8 तत्व इम्पॉर्टेंट है जिनसे मैक्सिमम खनिज बने हुए हैं। और मैं इसमें बता चुका हूँ 87% खनिज क्या है सिलिकेट के हैं। और सिलिकेट में क्या होता है सिलिकन यानी और ऑक्सीजन, ये 2 तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी में इसको बोलते हैं हम क्वार्ट्स। ये भी आपके एग्जाम का सवाल बन जाता है, बेहतर सवाल है। हर जगह ये डिटेल्स नहीं मिलती है तो इसको आप नोट डाउन कर लें कि क्वार्ट्स क्या है। क्वार्ट्ज एक ऐसा तत्व है जिसमें सिलिका भी होती है और जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और इसी प्रकार कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं चूने का कार्बोनेट कहा जाता है। ये जानकारी आपको है। कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से बने तत्व क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तत्व आपके कार्बोनेट। तो यहाँ पर चीज़ें हमने कुछ जानी, उसको आप अगर देखेंगे समझेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने जानी है, सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ 2000 से ज़्यादा आपके खनिज हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा खनिजों में 12 खनिज इम्पॉर्टेंट। तो ये डाटा आप ये याद कर लें। तो ये 8 तत्वों से बने हैं, सबसे अधिक इसमें ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर है सिलिका, ये आप याद कर लें। 87% जो खनिज हैं वो खनिज कैसे हैं, वो खनिज सिलिकेट ही हैं। और क्वार्ट्ज जो होता है और इसमें क्या होता है सिलिका होती है और ऑक्सीजन होती है। और कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं कार्बोनेट कहते हैं। चूने का पत्थर या चूने का कार्बोनेट कहा जाता है कैल्शियम कार्बन व ऑक्सीजन के मिश्रण को। तो 2 4 5 सवाल यहाँ पर आपके 4 5 सवाल बनेंगे, ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लें। अब बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। मैंने आपको जैसे बताया अभी अभी चट्टान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका आग्नेय चट्टान है, एक आपका अवसादी चट्टान है और एक आपकी जो चट्टान है, चट्टानों का जो प्रकार है आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित। आग्नेय चट्टान इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले यही चट्टान आई। अगर आप देखेंगे इग्नियस का लैटिन भाषा में शब्द होता है अग्नि से है। तो इग्नियस का संबंध अग्नि से है। जैसा कि आप सब जानते हैं पृथ्वी पहले क्या थी, आग का गोला। आग का गोला थी तो कॉमन सेंस है चारों तरफ मैग्मा ही था। यहाँ पर एक बात और आप समझ लें कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है। मैग्मा और लावा में सबसे बड़ा अंतर है जब मैग्मा से गैस सब बाहर हो जाती है, जब मैग्मा धीमे धीमे टाइम के साथ कठोर होता है तो उससे जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लावा बोला जाता है। तो ऐसा गैस रहित मैग्मा क्या होगा, लावा। तो मैं आपको बता रहा था पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी आग का गोला थी, इसमें चारों तरफ मैग्मा था। जो सबसे पहले चट्टान बनी, जो सबसे प्राथमिक चट्टान बनी वो इग्नियस रॉक थी। अब ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जब मैग्मा होगा तो मैग्मा में जीवों के अवशेष नहीं मिलेंगे। चीज़ें याद नहीं करनी है, चीज़ों को जोड़ते जाना है। तो मैग्मा में आपके अवशेष नहीं मिलेंगे, इसमें जीवों के अवशेष नहीं मिलेंगे। ये सबसे प्राचीन चट्टान हो गई, ये सबसे प्राथमिक चट्टान हो गई। तो ये सबसे प्राथमिक चट्टान हो गई। अब मैग्मा अलग अलग हिसाब से ठंडा होगा। पृथ्वी के अंदर ठंडा होगा तो बेसाल्ट ग्रेनाइट का निर्माण होगा। पृथ्वी की सतह पर ऊपर ठंडा होगा तो बेसाल्ट का निर्माण होगा। इसको हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। बोला गया है कि यहाँ 3 मुख्य वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं, आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित। एक वर्ग की चट्टान दूसरे वर्ग की चट्टान से उसकी उत्पत्ति के आधार पर ही अलग नहीं किया जाता, बल्कि खनिज व खनिज लवणों की व्यवस्था के कारण भी अलग अलग है। यानी एक वर्ग की चट्टान जो दूसरे वर्ग की चट्टान से जो डिफरेंस है, जो अलग अलग डिवाइड किया गया है, इसमें खनिज तो है ही, और खनिज में जो रवे हैं, खनिज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कण हैं, तो इन कणों के विन्यास में भी डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे आग्नेय चट्टान का। अभी मैंने बताया सभी चट्टानों का मूल पदार्थ एक समय गर्म, तरल तथा चिपचिपी अवस्था में था, जिसे मैग्मा कहा जाता था। मैंने वो बताया पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, तो चारों तरफ इसमें क्या था, मैग्मा था। और मैग्मा के ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है।
और ये चट्टान 60 से 100 किलोमीटर की गहराई में से दरारों से होता हुआ प्रायः धरातल की ओर बढ़ता है, और मैग्मा जब कठोर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय शब्द अग्नि से बना है। अंग्रेजी में इसी चट्टान को इग्नियस चट्टान कहते हैं। लैटिन भाषा में इग्नियस का अर्थ क्या होता है? अग्नि। तो मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? मैग्मा से हुआ। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो भी आपके सवाल एग्जाम के सारे सही हो जाएंगे। और ये प्राथमिक चट्टान है। प्राथमिक चट्टानों से कहने से मतलब क्या है कि अन्य चट्टानों का निर्माण भी इसी से हुआ है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। सबसे पहले जो चट्टान आई, सबसे पहले यही चट्टान आई। तरल मैग्मा जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश, तो यहाँ पर अंश है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है और गैस रहित तो मैग्मा क्या कहलाता है? लावा। तो लावा क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि गैस रहित तो मैग्मा है। जब ये धरातल पर पहुंचेगा, धरातल पर पहुंचने पर क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैंने बताने का, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि मैग्मा व लावा क्या होता है? लावा क्या है? गैस रहित। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचेगा तो उसकी गैस वहां से हट जाएगी या गैस वायुमंडल में चली जाएगी, तो इस प्रकार से लावा का निर्माण होता है। तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ से बनेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे बेसाल्ट। अब बेसाल्ट क्या है? जैसे कि हम इसको पृथ्वी की सतह मान लें, तो जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर जो लावा या मैग्मा ठंडी होकर जिसका निर्माण होगा, वो चट्टान क्या कहलाएंगी? बेसाल्ट। और पृथ्वी की सतह से नीचे जो ठंडा होगा वो क्या कहलाएंगी? ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट व ग्रेनाइट बेसिकली ये डिफरेंस है। अब अगर ये ऊपर ठंडा होगा तो इसके ठंडे होने की गति कैसी होगी? तीव्र। और ठंडे होने की गति तीव्र होगी तो उसके जो रवे होंगे, वो कण होंगे, वो क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, या कह सकते हो छोटे छोटे रवे होंगे। यानी कण कैसे होंगे? कण महीन होंगे। महीन होंगे इसका मतलब क्या है? इसमें चमक नहीं होगी, इसमें क्रिस्टल नहीं होंगे। वहीं इसके ग्रेनाइट क्या होता है? धीमे धीमे ठंडा होता है। जब ग्रेनाइट धीमे धीमे ठंडा होगा तो इसका क्रिस्टलीकरण बेहतर होगा, और इसमें जो क्रिस्टल होंगे, इसका जो रवा होगा वो अपेक्षाकृत मजबूत होगा और बड़ा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है जब लावा ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसमें बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के तप्त गर्भ से बाहर धरातल पर लावा बड़ी तेजी से ठंडा होता है, जिसके कारण बहिर्वेदी, या बहिर्वेदी मतलब है बाहर की ओर, आग्नेय चट्टान से बहुत छोटे आकार के रवे बनते हैं। ये चट्टान देखने में महीन कणों वाली लगती है। इनके कण इतने छोटे हों कि उन्हें पहचाना ना जा सके, तो चट्टान कांच जैसी दिखती है। बेसाल्ट महीन कणों वाली बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण है। कहने का मतलब यहाँ पर है जो बेसाल्ट चट्टान है वो क्या होती है? मैंने आपको स्पष्ट किया, जो बेसाल्ट चट्टान है वो सतह से ऊपर ठंडी होती है, और जो चट्टान सतह से ऊपर ठंडी होगी वहाँ पर उसके कण महीन होंगे, उसका रवा छोटा होगा। तो बात आपको समझ में यहाँ पर आ रही होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं देखेंगे। आग्नेय चट्टानों की, अब मैंने आपको बताया जो मैग्मा होता है, अब ये चट्टान अम्लीय भी होती हैं, क्षारीय भी होती हैं। इनका रंग हल्का भी होता है, इनका रंग गाढ़ा भी होता है। तो डिपेंड किस पर करता है? ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बेसिकली, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं सिलिका की मात्रा पर। सिलिका जितना कम ज़्यादा होगा उसी हिसाब से इनके रंग भी गहरा व हल्का होता है। सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो रंग हल्का होगा, और सिलिका की मात्रा कम होगी तो रंग कैसा होगा? इनका गहरा होगा। फिर बोला गया है कि अधिक गर्मी के कारण मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। इनके बनने वाले रवे कुछ बड़े होंगे, अंतर्वेदी।
एक बहिर्वेदी था और एक अंतर्वेदी। अंतर्वेदी मतलब अंदर। और डोलेराइट, ये एग्जाम का सवाल है, डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? डोलेराइट ग्रेनाइट का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। धरातल में अधिक गहराई पर मैग्मा के ठोस बनने और उसे अधिक समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप बनने वाली चट्टानों में रवों का आकार अधिक बड़ा हो जाता है। इन चट्टानों को पाताली आग्नेय प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि जब अधिक गहराई पर होती है तो उसको बोलते हैं पाताली आग्नेय चट्टान, और एक मध्य गहराई पर होती है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। जैसे डोलाराइट मध्यवर्ती का उदाहरण है और ग्रेनाइट पाताली का उदाहरण। ग्रेनाइट पाताली आग्नेय चट्टान का बढ़िया उदाहरण है। तो ये दक्षिण भारत में पाई जाती है, राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। और ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इमारतों को बनाने में आज की डेट में ग्रेनाइट एक महंगा पत्थर है। इसकी कीमत इसके चमक पर डिपेंड करती है, उसके क्रिस्टल से। जितना ग्रेनाइट का क्रिस्टल, ये उसमें जब ग्रेनाइट पत्थर में क्रिस्टल चमकदार और महीन होता चला जाएगा, उतना उस ग्रेनाइट की कीमत बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। बोला गया सभी आग्नेय चट्टान किससे बनती हैं? सभी आग्नेय चट्टान मैग्मा से बनती हैं। और मैग्मा क्या होता है मैं बता चुका हूँ। मैग्मा क्या है? इसमें लावा प्लस गैस, और लावा क्या है? गैस रहित मैग्मा। प्रत्येक अंतर्वेदी चट्टान का एक बहिर्वेदी प्रतिरूप होता है। यह चट्टान स्थल परत रहित, कठोर, जीवाश्म रहित होती है। ये सब चीज ये चट्टान क्या होती हैं? परत रहित होती हैं, कठोर। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जीवाश्म इसमें क्यों नहीं होते। जीवाश्म इसमें इसलिए नहीं होते क्योंकि ये मैग्मा के ठंडे से होने से बनी है, और मैग्मा में इतना टेम्परेचर होता है इसमें कोई भी जीवाश्म जीवित नहीं रह सकता। तो ये प्राथमिक चट्टानें हैं, जब पृथ्वी बन रही थी तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। आज भी इस प्रकार की चट्टानें बनती रहती हैं जहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अब ये कठोर भी होती हैं और ये सघन भी हैं। सघन, अब ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये आपको एक कॉमन सेंस है। लावा के ठंडे होने से बनी है, मैग्मा के ठंडे होने से बनी है, तो कठोर होना इनका स्वाभाविक है। अब बोला गया बेसाल्ट का रंग गहरा होता है और ग्रेनाइट का रंग कैसा होता है? हल्का। तो ये रंग किस पर डिपेंड करता है? सिलिका की मात्रा। सिलिका की मात्रा कम होगी तो रंग हो जाएगा गहरा, और सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो रंग हो जाएगा हल्का। तो ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा क्या होगी? अधिक। जब सिलिका की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी तो इनका रंग क्या हो जाएगा? आपका हल्का। इसी हिसाब से जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है उन्हें अम्लीय कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो रंग भी हल्का होगा और ये क्या होंगी? अम्लीय होंगी। और सिलिका की मात्रा कम होगी तो रंग गहरा होगा और ये क्या होंगी? क्षारी होंगी। तो इनको आप याद कर लें कि सिलिका की मात्रा कम है तो रंग गहरा होगा और चट्टान क्षारी होगी, और सिलिका की मात्रा अधिक है तो रंग हल्का होगा और चट्टान कैसी होंगी? अम्लीय। बात समझ में आ रही है? बाकी आप पढ़ भी सकते हैं बाकी पॉइंट और छोड़ भी सकते हैं। आग्नेय चट्टानों की उपयोगिता, ये उपयोगी बहुत है। ग्रेनाइट का उपयोग आपने देखा, ये बेसिकली धात्विक चट्टानें हैं। दुनिया में जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं उनमें से अधिकांश इन्हीं चट्टानों में मिलती हैं। चाहे आपका लोहा हो, निकिल हो, तांबा हो, सीसा हो, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल, सोना, हीरा, प्लेटिनम, ये सब क्या है? ये सब तो प्रेजेंट टाइम में इन चट्टानों का इम्पोर्टेंट, जो आज औद्योगिक युग है तो इन चट्टानों की इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को आप विशेष ख्याल रखें। अब रवेदार, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये नसों के रूप में मिलते हैं बहुत सारे खनिज। ये कैसे होते हैं? क्या कि नसों के रूप में कैसे नहीं? जब जल में जो गोले खनिज हैं जब दरारों में
जल जाता है उनके साथ खनिज भी जाता है, और जल क्या होता है वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और खनिज शेष बचता है। तो इस प्रकार की ये खनिज नसों के रूप में मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जल में घुले हुए खनिज जब चट्टानों की दरारों में होकर गुजरते तब इन दरारों से मूल्यवान खनिज जमा हो जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, टिन व तांबा। तो बात समझ में आपको यहाँ पर आ गई होगी। कभी कभी अमिश्रित धातु भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, जैसे सोना व तांबा। इसी वजह से इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं अपनी अमिश्रित अवस्था में मिलती हैं। क्लियर? तो भारत में भी क्या है, जब भारतीय प्रायद्वीप है वहाँ भी पुरानी चट्टानों में जो भी खनिज मिल रहे हैं वो भी आग्नेय चट्टान के वजह से ही मिल रहे हैं। तो ये वाली स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चंस बहुत सारे पकड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, जैसे कि जो नसों के रूप में जो खनिज मिलते हैं, रवेदार खनिज मिलते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, कभी कभी चीज़ों हमें बाद में पढ़ना है, जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे वो देखेंगे। ये क्या है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। अब इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लो ये कोई ज्वालामुखी है, अभी अब मान लो कुछ लावा प्रभावित हो रहा है, तो लावा प्रभावित हो रहा है तो इसमें जो दरारें हैं, जैसे मान लो इस टाइप की जो दरारें हैं उसमें भी लावा प्रवेश करेगा, उसके बाद ही तो ऊपर चढ़ेगा। जब लावा इनमें प्रवेश करता है तो इनको बोला जाता है अंतर्वेदी चट्टानें। अब अगर मान लो दरार इस प्रकार से, तो लावा इसमें प्रवेश करेगा, तो लावा भी जब ठंडा होगा तो इसी आकार में होगा। अगर दरार इस प्रकार की है तो लावा भी इसी प्रकार का होगा। दरार इस प्रकार की तो लावा भी इसी प्रकार का होगा। दरार इस प्रकार की है तो लावा भी इसी प्रकार का होगा। दरार इस प्रकार की है तो लावा। तो इनका जो आकार अलग अलग है, इसके आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किसी को हम लैकोलिथ बोलते हैं, किसी को सिल बोलते हैं, किसी को डाइक बोलते हैं, किसी को बैथोलिथ बोलते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा जो बेसाल्ट का विस्तार है, जैसे कि हम पढ़ते हैं लावा पठार, लावा मैदान आदि क्षेत्रों में भी क्या होता है, बेसाल्ट जैसी संरचना पाई जाती है। बेसाल्ट, इसको रेंगुर भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो लावा का पठार है वो बेसाल्ट निर्मित भी है, इसको काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है, इसको हम रेंगुर भी कहते हैं। तीनों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान धरातल के नीचे ही इनका खनन होता है या फिर अपर्दन के द्वारा। जैसे कि धरातल के नीचे अगर आग्नेय चट्टान, अपर्दन के द्वारा ये सारी चीज अगर हट जाए तो आग्नेय चट्टान उभर कर ऊपर आ जाती है। बात क्लियर? बाकी जो आपको बता चुका हूँ, आग्नेय पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब धीमी गति से ठंडा होने के कारण इनके बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, इनसे रवि बन जाते हैं। धन्यवाद। तो हम लोगों ने आज देखा कि आग्नेय चट्टान के बारे में, इसको आप नोट करें। नोट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें किसी भी किताब में नहीं है। ये चीज़ें वहाँ से मेरे द्वारा लाई गई हैं, जो जहाँ से यूपीएससी या पीएससी जैसे एग्जामिनर पेपर बनाते हैं। इसलिए इन स्लाइड से सवाल वो आपको मिलेंगे जो आपको कहीं ना मिले। बस इसके साथ आपको एक किताब पढ़नी है, कोई भी आप महेश बड़वाल की भूगोल समग्र अध्ययन पढ़ें। अगर आप मेरे आधार पर काम करेंगे, डेफिनेटली आप आईएएस व पीसीएस जैसे एग्जाम आप हर हाल में पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, मैं आपको लेक्चर्स प्लस बुक इतना आप कर लें, इतना बहुत है। कोई पीडीएफ नहीं, कोई नोट्स नहीं, आप इससे ही आप पास हो जाएंगे। आप ज़्यादा ये चीज़ें इकट्ठी करेंगे
तो इनको याद रखना मुश्किल। आप इस पे फोकस करें तो इस पे फोकस। जैसे मैंने आंतरिक संरचना पढ़ाई, आप किताब से भी पढ़ लें। जैसे मैंने चट्टान, आज आग्नेय चट्टान पढ़ाई, तो आप किताब से भी पढ़ लें। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। और बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। SLS। धन्यवाद।